आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना की। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुनते ही बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको इतिहास पढ़ना ही पड़ेगा, भले ही कितना कड़वा हो। डार्क चैप्टर था भारत का, जो भारत का बंटवारा हुआ अब तक का सबसे डार्क चैप्टर है भारत की हिस्ट्री में, भारत के इतिहास में। और उसका श्रेय इस इंसान को जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम इनको बोला जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो एक टाइम पे इनको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का ब्रांड एम्बेसडर बोला जाता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान 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 इन्होंने रट लगा ली और एक अलग ही देश बना दिया। इन्होंने एक अलग देश बना के ही छोड़ा। तो उस कहानी को आज हम देखेंगे। सिर अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों जगह लेक्चर के पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आता है। अपने नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म जो है वो 25 दिसंबर 1876 में कराची पाकिस्तान में हुआ था। सिंध का पार्ट था उस समय, और सिंध जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था। इनके पिताजी काफी अमीर थे और इनके पिताजी का नाम था जिना भाई पूंजा। एक मर्चेंट थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था। इनकी माता जी का नाम था मीठी बाई। मीठी बाई बहुत ज्यादा प्यार करते थे जिना से। जिना के 7 भाई बहन थे इंक्लूडिंग जिना, 3 बहन और 3 भाई। इनफैक्ट इनकी जो बहन थी फातिमा जिना, उन्होंने तो जब जनरल अयूब खान पाकिस्तान को पूरा कंट्रोल कर रहे थे तो उनके खिलाफ आवाज भी उठाई थी 1965 में, और किताब भी लिखी है मोहम्मद अली जिन्ना पे, माय ब्रदर। तो मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें दोस्तों, तो शुरू में बड़े कमजोर थे ये और लगा नहीं था कि ये सरवाइव कर पाएंगे, लेकिन ये सरवाइव किए। माताजी ने प्यार बहुत ज्यादा दिया, बहुत ज्यादा अटैचमेंट था यहाँ पे मदर और मोहम्मद अली जिन्ना का। मीठी बाई और जिन्ना का बहुत अटैचमेंट था, बहुत प्यार करती थी। 6 साल के होते हैं इनकी शुरुआती पढ़ाई दोस्तों स्कूल में हुई, मदरसा में हुई। उसके बाद इनको फिर क्रिश्चियन स्कूल में डाल दिया गया। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इनके पिताजी की कभी नहीं सुनी जिन्ना ने। जो पिताजी चाहते थे मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्यादा उनकी सुनी नहीं। इनकी एकमात्र आंटी जो थी वो एक बार जिन्ना के पास आई और बोला कि मुंबई चलो मेरे साथ, वहां पे चलो, वहां पे पढ़ाई करो। तो जिद की बहुत ज्यादा जिन्ना ने कि मुझे बॉम्बे जाना है, लेकिन इनकी माताजी ने बोला कि नहीं जाना है। माताजी नहीं चाहती थी कि दूर जाए। 11 साल की उम्र में जिन्ना गए, लेकिन फिर वापस आ गए। ठीक है, वापस आए, दोबारा इनको क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल में पढ़ाया गया और यहां पे फिर इनकी रियल पढ़ाई शुरू हुई। लेकिन दोस्तों मेन चीज तब आई जब ये इंग्लैंड गए। ठीक है, 15 साल के थे जिन्ना। ठीक है, 15 साल में ही इनकी शादी कर दी गई थी 14 साल की एक लड़की से जिनका नाम था एमी भाई। शादी का रीजन था क्योंकि ये लंदन जाने की सोच रहे थे। इनकी माताजी नहीं चाहती थी कि ये बाहर जाए। ठीक है, बहुत प्यार करती थी। शादी कर दी इनकी, जिम्मेदारी आ जाएगी तो शायद बाहर नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनके पिताजी के एक दोस्त थे, ठीक है, वो लंदन में काम करते थे। उन्होंने बोला कि मेरी एक कंपनी है, तुम्हारा बेटा अप्रेंटिसशिप कर लेगा तो यहां पे भेज दो उसे। तो अप्रेंटिसशिप के लिए लंदन चले गए मोहम्मद अली जिन्ना। 1892 में उन्होंने कराची को छोड़ दिया, 1893 में, मतलब 1893 में छोड़ दिया। फिर वो लंदन पहुंचते हैं, इंग्लैंड पहुंचते हैं, और वहां पे उनकी नई जिंदगी शुरू होती है दोस्तों। अब नई जिंदगी क्या शुरू होती है कि जो बोला था पिताजी ने कि बेटा जाना, नौकरी करना, अप्रेंटिसशिप करके आना, वो जिन्ना ने की ही नहीं। उन्होंने दूसरी पढ़ाई करनी शुरू कर दी। उन्होंने लॉ पढ़ना शुरू कर दिया, कानून पढ़ना शुरू कर दिया। और इसी दौरान दोस्तों वेस्टर्न लिबरलिज्म के संपर्क में आए। लिबरलिज्म, सिविल वैल्यूज, सिविल लिबर्टीज को बहुत ज्यादा मानने लगे जिन्ना, बहुत ज्यादा मानते थे। ठीक है, लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि जिन्ना ने एक अलग लाइफस्टाइल ले ली और जो उनकी ताउम्र चली। जिन्ना ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करते थे। ठीक है, जिन्ना का ज्यादा इंटरैक्शन नहीं था, पब्लिक इंटरैक्शन उनका बहुत ज्यादा कम था, वो अलूफ रहते थे। इनकी दूसरी बीवी ने इसीलिए इनको छोड़ दिया था कि वो जिन्ना को कभी समझ ही नहीं पाई। जैसे महात्मा गांधी हैं, लाला लाजपत राय हैं, भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, कितने ऐसे लोग, बी आर अम्बेडकर हैं। इन सब का संपर्क था, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में थे पब्लिक के। महात्मा गांधी तो पब्लिक थे। महात्मा गांधी उन बातों को ही उठाते थे जो पब्लिक उस समय त्रस्त थी, जिस चीज के लिए, जो जनता इतनी गरीब थी, उनके इश्यूज को उठाते थे महात्मा गांधी। डायरेक्ट कांटेक्ट था, कोई भी गांधी जी से मिल सकता था। लेकिन जिन्ना के साथ ऐसा नहीं था। जिन्ना का बिल्कुल अटायर अलग था। उनके पास 200 से ज्यादा सूट थे, वो बिल्कुल वेस्टर्न थे। महंगे महंगे सिगार, सिगरेट्स, और एकदम सूट बूट टाइम एकदम टिंच रह के वो रहते थे। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें थी। तो यहां पे हम देखते, और ये सब शुरुआत कब हुई थी, जब ये लंदन चले गए थे। और वैसे शुरू में ही अमीर परिवार से थे, तो जो इनका परिवार था, मतलब जिस तरीके से इनका पालन पोषण हुआ था वो बहुत ही अच्छे से हुआ था। ठीक है, वेल मैनर्ड, एडिकेट्स,
ये सारी चीजें हुई। तो हम यहां पे देखते हैं कि जब ये लंदन गए तो इनकी माता जी और इनकी पत्नी दोनों का ही यहां पे देहांत हो गया। ये बहुत ज्यादा खराब हुआ। उसके बाद जिन्ना वहां पे गए, पढ़ाई की। लंदन में पेइंग गेस्ट थे, एक मतलब एक इंसान क्या रहते थे वो, ठीक है। पढ़ाई करना शुरू किया, लॉ पढ़ना शुरू किया, बैरिस्टर बन गए और वापस आए, ठीक है ना। आपको बता दूं कि उन्होंने, इनके पिताजी को लग रहा था कि अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, लेकिन ये तो लॉ पढ़ रहे थे। अब लॉ तो पढ़ रहे थे, उसके बाद इन्होंने जो एग्जाम था, बार एग्जाम था, उसकी तैयारी भी कर ली, ठीक है। एग्जाम दिया, पास हो गए। उसके बाद बार में एनरोल हुए, जो बार एसोसिएशन होती है, उसके बिना आप कहीं पे भी जॉब नहीं कर सकते, केस नहीं लड़ सकते, आप बैरिस्टर भी नहीं कहलाएंगे। तो जब इन्होंने एग्जाम पास किया, ये यंगेस्ट थे, ठीक है ना। ही वॉज द यंगेस्ट टू हैव बीन एक्सेप्टेड टू द बार। उन 1896 की बात है। 20 साल में सिर्फ इन्होंने, 20 साल के थे ये जब इन्होंने इस लीगल एग्जाम को पास किया और बार में एक्सेप्ट हुए। लेकिन भारत आ गए वापस। बॉम्बे हाईकोर्ट में इन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू की और उसके बाद इन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट केसेस भी लड़े, ठीक है। और फेमस हो गए कि काफी बड़े लॉयर है। वकालत फिर इन्होंने जिंदगी भर की। 1940 तक इनकी वकालत जो है वो जारी रही और उसके बाद फिर पूरा पाकिस्तान में डूब गए, ठीक है, कि पाकिस्तान हमको मतलब अलग देश चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नायरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, इन सबसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे मोहम्मद अली जिन्ना। फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नायरोजी, ये हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इनको एंट्री मिली थी, वहां पे के भी मेंबर्स थे, ठीक है। तो ब्रिटिश की पार्लियामेंट में ये सब थे। तो यहां पे बहुत ज्यादा एडमायरर थे। जिन्ना जो है इनको बहुत एडमायर करते थे, वकील भी थे, ठीक है। दादा भाई नायरोजी की बात करें, फिरोज शाह मेहता की बात करें, तो जिस तरीके से ये थे वो भी ऐसे ही बनना चाहते थे। तो यहां पे हम देखते हैं कि जिन्ना ने शुरू में तो कांग्रेस ज्वाइन की उन्होंने, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा आप क्या ज्वाइन करेंगे। 1885 से लेकर 1905 तक ये मॉडरेट फेज था, ठीक है। यहां पे जो मॉडरेट लीडर्स थे वो ये नहीं बोल रहे थे कि ब्रिटिश भारत छोड़ के जाए। उनका ये मानना था कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमको कानून में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए, कानून में बदलाव चाहिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म चाहिए, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि ब्रिटिश भारत को छोड़ के जाए। 1909 में एक एक चीज, सारे मंसूबों पे पानी फिर गया। तो जिन्ना ने 1904 में कांग्रेस की मीटिंग जो है वो अटेंड की, और जब उन्होंने कांग्रेस की मीटिंग अटेंड की उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। लेकिन आपको पता ही है, सूरत सेशन होता है 1907 में और कांग्रेस डिवाइड हो जाती है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में। जिन्ना मॉडरेट्स के साथ होते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के साथ होते हैं, उनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसी समय वो मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर लेते हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये 1910 की जिन्ना की तस्वीर है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सूट बूट में एकदम हैंडसम लग रहे हैं, ठीक है। इस तरीके का थे, इस तरीके के थे जिन्ना, ठीक है। ज्यादा पब्लिक से मिलना पसंद नहीं करते थे, थोड़ा अलग रहते थे, अलूफ रहते थे। लेकिन पाकिस्तान बना दिया इन्होंने। तो ये सारी चीजें हुई। यहाँ पे ओ होगा, आई एम सॉरी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मुस्लिम लीग भी इन्होंने ज्वाइन की और उसके बाद कई बार लंदन भी गए ये, ठीक है। हिंदू मुस्लिम को मिलाने के लिए, इसको यूनाइट करने के लिए कि ये दो कम्युनिटीज अलग ना हो, ये कई बार इंग्लैंड गए, वहां पे इन्होंने मुद्दे उठाए, ठीक है। 1910 से लेकर मतलब 1913 में गए, 1914 में गए। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक ऐसे इंसान का आगमन होता है जिसने पूरे भारत को बदल दिया, वो था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कांग्रेस में आ गए और महात्मा गांधी ने पूरे कांग्रेस को बदल के रख दिया। और यहां पे जिन्ना अलग हो गए। देखिए एक्चुअली क्या था कि मुस्लिम लीग को मुस्लिम लीग बनाने वाले जिन्ना ही थे, ठीक है। लेकिन जिन्ना भी मॉडरेट लीडर थे, तो वो ज्यादा कानून, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते थे वो, ठीक है, कि संवैधानिक प्रक्रिया होती है। लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया से तो कुछ भी नहीं मिला था भारत को। जिन्ना भी चाहते थे कि भारत को आजाद होना है, भारत को सेल्फ गवर्नेंस चाहिए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल, वो संविधान में जब संशोधन होगा, हमारा ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा, तब जाके हम आजादी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1885 से लेकर 1947 तक कुछ भी नहीं हुआ था। क्या दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में? 1885 से लेकर 1909 तक, जब 24 साल तक वेट किया हमने कि कानून में कुछ हमको मिलेगा, तो 1909 में जब मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आए तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। ब्रिटिशर की बात कर रहा हूं मैं, ब्रिटिशर ने बल्कि हिंदू मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, तो यहां पे और ज्यादा डिवीजन हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म तो आए ही नहीं, ना ही इकोनॉमिक रिफॉर्म आए, फिर कोई चारा ही नहीं बचता है। तो महात्मा गांधी की एंट्री होती है। इसी दौरान वर्ल्ड वॉर वन भी शुरू हो गया था। वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो गया तो आपको पता ही है, गांधी जी ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर वन
खत्म होता है। तो गांधी जी को कुछ नहीं मिला, तो गांधी जी ने फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, लेकिन जिन्ना इसके खिलाफ थे। जिन्ना बोल रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड होना चाहिए। इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एनआरकी तक बोल दिया था यहां पे मोहम्मद अली जिन्ना, जो गांधी जी का मूवमेंट था, कि ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि जिन्ना और गांधी जी का जो रिलेशन है उस पर एक पूरा सेपरेट लेक्चर किया जा सकता है। जिन्ना और गांधी जी ये दो अलग अलग आइडियोलॉजीज को दिखाते हैं, अलग अलग दुनिया को दिखाते हैं। गांधी जी के शरीर पे कोई कपड़ा नहीं रहता था, गांधी जी हमेशा थर्ड क्लास में ट्रैवल करते थे, गांधी जी लोगों की आवाज थे, गांधी जी के पास 1 रुपए नहीं था। जिन्ना बिल्कुल अलग, ठीक है ना, जिन्ना बिल्कुल वेस्टर्न अटायर, हमेशा फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते थे, ज्यादा लोगों से संवाद नहीं करते थे। गांधी जी अलग उनका मानना था और जिन्ना का बिल्कुल अलग मानना था। ठीक है, तो ये दो दुनिया को दिखाते थे कि देख लीजिए दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया। हालांकि दोनों ही बहुत एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, बहुत इज्जत करते थे। ठीक है ना, तो 1920 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो जिन्ना ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया और जिन्होंने फिर कांग्रेस छोड़ दी। ठीक है, कांग्रेस छोड़ दी और उसके बाद फिर परमानेंटली वो मुस्लिम लीग को उन्होंने ज्वाइन कर ली, मुस्लिम लीग के वो प्रेसिडेंट हो गए। तो ये सारी चीजें हुई, फिर कांग्रेस भी महात्मा गांधी के पास आ गया और महात्मा गांधी ने फिर उसको अपने हिसाब से चलाया। ठीक है, वो अलग कहानी है, हम जिन्ना की बात कर रहे हैं। फिर 1922 में जब मूवमेंट वापस लिया जाता है तो भारत में स्वराज पार्टी बनती है 1923 में, कि अब हम संवैधानिक प्रक्रिया अपनाएंगे, और जिन्ना तो बहुत ज्यादा इसको सपोर्ट करते थे। तो जिन्ना ने स्वराज पार्टी को पूरा सपोर्ट किया कि सेल्फ गवर्नेंस अगर इस तरीके से मिल रही है तो बहुत ही बढ़िया है। इसी दौरान दोस्तों 1927 में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन में आपको पता ही है कि भारत का एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। ठीक है, 7 मेंबर्स का ये कमीशन था और उसमें कानून बनाना था भारत के लिए, लेकिन एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं। मूड खराब हो गया यहाँ पे इंडियंस का, और ब्रिटिशर ने बोला कि तुम्हारी औकात ही नहीं है कानून बनाने की, तो यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट आ गई। अब जब नेहरू रिपोर्ट आई तो नेहरू रिपोर्ट में कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज का भी नाम था, और उसके बाद फिर लाहौर में जो रेजोल्यूशन होता है, ठीक है, जो लाहौर सेशन होता है, उसमें फिर ये माना भी गया कि अब हम पूर्ण स्वराज लेंगे। लेकिन जिन्ना यहां पे क्या कर रहे थे, देखिए यहां पे दो चीजें थी। नेहरू रिपोर्ट जो कि मोतीलाल नेहरू के अगुवाई में बनाई गई थी, यहां पे एक चीज थी, मतलब बहुत, वैसे तो पूरा कानून था, तो जो कंस्टिट्यूएंसी की बात थी, ठीक है ना, तो यहां पे कांग्रेस का यह मानना था कि ज्योग्राफिकली सिमिलर एरियाज को एक कंस्टिट्यूएंसी में बांट दो। ठीक है, मतलब जिनकी ज्योग्राफी सेम है, ठीक है, वो एक कंस्टिट्यूएंसी बनाओ जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी रहे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल इंडिया में, साउथ में तमिलनाडु, आज का बता रहा हूं, तमिलनाडु आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, तो वो पूरा सेंट्रल इंडिया कवर कर लिया। उसके बाद फिर अगर हम बात करें कि नॉर्दर्न साइड में, नॉर्थ वेस्ट में, तो सिंध, पंजाब, ये ज्योग्राफिकल सिमिलर एरियाज है। फिर ईस्ट में बात करें, ठीक है, तो फिर उसके बाद ईस्ट वेस्ट की बात करें तो पूरा बंगाल, वो ज्योग्राफिकली सिमिलर एरियाज है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे अगर हम ज्योग्राफिकली सिमिलर एरियाज में कंस्टिट्यूएंसी बांटेंगे, उस तरीके से कंस्टिट्यूएंसी बनाएंगे, तो हिंदू मुस्लिम यूनाइट रहेंगे, सारे लोग यूनाइट रहेंगे, क्योंकि ये तो ज्योग्राफिकली सिमिलर है, यहां पे हर कम्युनिटी रहती है, साथ में रहती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पे जिन्ना बोलते हैं नहीं, ये रिलीजियस के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये भी फिर था कि रिलीजन के हिसाब से होनी चाहिए, कम्युनिटी के हिसाब से होनी चाहिए, हिंदू अलग मुस्लिम अलग। ठीक है, इस तरीके से कंस्टिट्यूएंसी बांटो। तो यहां पे रिफ्ट हुआ। उसके बाद जिन्ना ने फिर 14 पॉइंट्स दिए। ठीक है, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को नहीं मारा, और उसके बाद फिर उन्होंने 14 पॉइंट्स लेके आए, लेकिन 14 पॉइंट्स को भी डिस्कार्ड किया गया। 1930 से लेकर 1934 तक कुछ खास हुआ नहीं। जिन्ना बाहरी थे, ब्रिटिश में ही थे, लंदन में ही थे, ठीक है, वहां पे वकालत कर रहे थे। और इस समय मुस्लिम लीग जो है वो अपने हाशिए पे चली गई, मुस्लिम लीग के पास कोई लीडर नहीं था, और जिन्ना भी यहां पे मुस्लिम लीग को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो भी अपना वकालत कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम लीग के साथ वो थे। ठीक है, ऐसा नहीं है। 1930 से लेकर 1934 तक, फिर 1930, 1931, 1932, हम यहां पे देखते हैं कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। पहली 2 तो जिन्ना ने अटेंड की, मुस्लिम लीग ने अटेंड की, तीसरी में इनवाइट नहीं किया गया था जिन्ना को, तो नहीं अटेंड की। फिर 1934 तक वो बाहर थे। उसके बाद मुस्लिम लीग उनको खींच के लेके आती है कि आपको हमारे राइट्स के लिए लड़ना होगा और कोई चारा नहीं है, हमारे पास कोई लीडर नहीं और आपको लीडरशिप लेनी होगी। तो यहां पे मुस्लिम लीग के फिर से प्रेसिडेंट होते हैं जिन्ना, लेकिन ये खाली एक टाइटल था, टाइट्यूलर प्रेसिडेंट थे, वो कुछ कर नहीं रहे थे, सिर्फ प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इसी दौरान दोस्तों 1928 में शादी भी की थी, 18 साल की थी रुति, ठीक है, उनसे शादी हुई थी रुति बाई, और उस समय 18 साल की थी, मतलब 20 साल की थी जब इनसे शादी हुई थी, 16 साल की जब वो थी तो जिन्ना की मुलाकात हुई थी, 24 साल छोटी थी जिन्ना से वो। ठीक है,
लेकिन उन्होंने शादी की, लेकिन वो जिन्ना को कभी समझ नहीं पाई और बहुत ही जल्द वो लोग अलग हो गए। ठीक है, ताजमहल होटल में बॉम्बे में जो था वहां पे रहती थी और उनके आखिरी के जीवन बड़े खराब थे और 29 साल की थी जब उनका देहांत हो गया और अलग हो गई। वो बोलती थी जिन्ना को मैं कभी भी नहीं समझ पाई ये किस तरीके के इंसान है। ठीक है, और बिल्कुल अलूफ अलग थलग रहते थे जिन्ना। ठीक है, तो ये चीज थी। उसके बाद दोस्तों 1930 से लेकर 1931 1932 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। फिर 1934 में जिन्ना वापस भारत आते हैं। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, यहां पे सब कुछ बदल गया। यहां पे बहुत सारी चीजें हुई, डायरकी का अबॉलिश किया गया। आप प्रोविंसेस में इलेक्शन लड़ सकते थे, मैंने पूरा कवर किया है दोस्तों, मेरे लेक्चर्स आप देख लीजिएगा। सब कुछ हुआ, तो इलेक्शंस लड़े गए, लेकिन यहां पे जिन्ना को पब्लिक ने पूरी तरीके से नकार दिया। जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, हर जगह यहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार, सिर्फ 4% वोट मिले थे मुस्लिम लीग को और पूरी तरीके से यहां पे जिन्ना को नकार दिया गया। और ये ट्रोमैटिक था 1937 की अगर बात करें, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मुझे हार का सामना करना पड़ेगा, यहां पे मुस्लिम्स हमको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन मुस्लिम्स ने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया था कि हम तो भारत के साथ हैं। अब 1935 और 1937 के बाद यहां पे फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग की, मुस्लिम लीग को इन्होंने दोबारा से बनाया और फिर यहां पे इन्होंने स्पीचेस देनी शुरू की। अब यहां पे अलग देश की मांग उठ गई। 1930 तक, 1930 आते आते अलग देश की मांग नहीं उठ रही थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग उठ रही थी। ठीक है, लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि इकबाल, मोहम्मद इकबाल जो कि एक बहुत बड़े शायर थे, और मोहम्मद इकबाल का जबरदस्त इंफ्लुएंस था जिन्ना के ऊपर। मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान की बात की, मतलब अलग देश की बात की इलाहाबाद में। और फिर चौधरी रहमत अली खान, जब उन्होंने पैम्फलेट बांटे तो चौधरी रहमत अली खान ने पाकिस्तान की बात कर दी, एक अलग देश मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान। लेकिन अभी भी ये बहुत ही इसकी पैरवी नहीं की जा रही है। लेकिन 1935 के बाद, मतलब जो 1935 1937 में जो वाक्य हुए, जो इलेक्शंस हुए, प्रोविंसेस में हार का सामना करना पड़ा, वहां से हम देखते हैं कि जिन्ना का माइंड चेंज हो गया। 1938 में इकबाल की मौत हो जाती है। इकबाल को अपना मेंटोर मानते थे जिन्ना। इकबाल जो थे वो रिलीजन को काफी ज्यादा एक तरीके से ऊपर बताते थे, इस्लाम को बहुत ऊपर बताते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि जिन्ना पहले जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था तो वो एक सेक्युलर लीडर थे, लेकिन बाद में आते आते वो सेक्युलर से बिल्कुल साइड में हो गए। उनकी स्पीचेस में साफ साफ वो जो अपनी स्पीचेस देते थे, इकबाल की झलक दिखती थी और बार बार वो इकबाल का नाम भी लेते थे, उनको कोट भी करते थे। ठीक है, उसमें रिलीजन आ गया। अब जब रिलीजन आ गया तो सेक्युलर फिर इंसान रहा ही नहीं। वो इस्लामाइजेशन और बहुत सारी चीजें, इस्लामिक सिंबल्स का यूज करने लगे, बहुत सारी चीजें करने लगे जिसमें रिलीजन आ गया, तो कि रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई थी बाद में जिन्ना की। और उसके बाद फिर लाहौर रेजोल्यूशन को पास किया जाता है। यहां पे मुस्लिम लीग को पूरी तरीके से स्ट्रक्चर किया गया। उनको पता था कि जनता को अब बताना पड़ेगा, क्योंकि भैया मुस्लिमों ने तो ये बोल दिया था कि हम कांग्रेस के साथ ही जाएंगे और भारत के साथ ही जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात थी, कोई भी नहीं चाह रहा था कि हिंसा हो। लेकिन उसके बाद फिर अलग देश की जब मांग उठी, और जनता उस समय ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी दोस्तों। ठीक है, 80 से 90% जनता तो गरीब थी। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई किसी को, आप ये सब समझने के लिए आपको इंटेलेक्चुअली अवेयर होना पड़ेगा। लेकिन उस समय ऐसा था नहीं। तो जिन्ना बड़े पढ़े लिखे थे और जिन्ना जब स्पीच देते थे, जब भाषण देते थे, तो हजारों हजारों मुस्लिम्स आते थे, मुस्लिम सुनते थे और इनकी बातों को अमल भी करने लगे जब उन्होंने पाकिस्तान का नाम बोलना शुरू किया। इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग से भी बहुत ज्यादा गुस्सा थे जिन्ना, क्योंकि मुस्लिम लीग यहां पे ये उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, मुस्लिम लीग के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, कि हमको चलो अलग देश हमको नहीं चाहिए, हम एक काम करते हैं कि हम भारत में ही रह के हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दे और भारत में हमको थोड़ी सी पावर दे दे तो सब सही रहेगा। तो जिन्ना बिल्कुल भी इसको नहीं मानना उन्होंने माना, मतलब कि नहीं नहीं हम अलग देश लेके ही मानेंगे। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस से दोनों से ही वो गुस्सा थे और फिर उन्होंने पूरी पार्टी की, पूरी लीग की, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्ट्रक्चरिंग की और उसका रिजल्ट यह हुआ कि लाहौर रेजोल्यूशन पास होता है 1940 23 मार्च को। लाहौर रेजोल्यूशन में सीधा सीधा टू नेशन थ्योरी थी, अलग देश बनेगा पाकिस्तान, और यहां पे जो राइट्स हैं, जो माइनॉरिटी, जो मुस्लिमों के राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और ये सब कुछ था इस लाहौर रेजोल्यूशन में। किसी और दिन लाहौर रेजोल्यूशन की सेपरेटली बात करेंगे। तो इसमें पाकिस्तान का जिक्र था। जब ये कांग्रेस लीडर्स ने सुना तो उनका मूड खराब हो गया, बहुत गुस्सा आई कि ऐसा नहीं हो सकता। महात्मा गांधी का भी बहुत ज्यादा मूड खराब हुआ कि बिल्कुल नहीं, दो देश के तो टुकड़े हो ही नहीं सकते, पूरा भारत है, अब भारत को भारत से अलग ले जा रहे हो, ये इम्पॉसिबल है। 1940 में
डॉन की स्थापना हुई। डॉन इस समय पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है। जैसे भारत में द हिंदू है, पाकिस्तान में डॉन है, ठीक है, सबसे बड़ा न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर है। और ये 1940 में ही स्थापना की, तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो जाता है 1939 में। अब जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ तो हम देखते हैं कि भारत को शामिल करो वर्ल्ड वॉर में। भारत शामिल नहीं हो रहा था, तो फिर क्योंकि भारत इमीडिएट इंडिपेंडेंस चाह रहा था कि हमको आजादी दो, लेकिन अब तो आजादी, जिन्ना कह रहे थे आजादी मिलेगी तो अब देश के दो टुकड़े होंगे, उसी पे ही हम आजादी लेंगे, पाकिस्तान बनेगा। कांग्रेस नहीं मान रही थी, अब डेडलॉक क्रिएट होने वाला था। अब 1942 की बात है, क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन फेल हो गया। क्रिप्स मिशन की मैंने बात की है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि 1942 के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया महात्मा गांधी ने। जापान के इन्वेजन का भारत पे खतरा मंडरा रहा था। गांधी जी को पता था कि अगर ब्रिटिशर को हमने नहीं मतलब ये ब्रिटिशर नहीं गए तो जापान हम पे इन्वेड कर देगा, क्योंकि आपको पता ही है वर्ल्ड वॉर टू में जापान, जर्मनी और इटली एक साथ थे, ठीक है, और बाकी परमानेंट फाइव दूसरी साइड। और ब्रिटिश जो है यूरोप में अकेले लड़ रहा था, बाकी हिटलर ने सबको हरा दिया था। तो जापान तो ब्रिटेन को हराने आएगा ही आएगा। अब जापान भारत के बिल्कुल नजदीक है, तो यहां पे खतरा मंडरा रहा था। तो गांधी जी ने बोला इनको भगाओ ब्रिटिशर को, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, जापानी हम पे रूल करेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के बाद फिर ब्रिटिशर जो है वो धरपकड़ करते हैं, सबको जेल में बंद कर देते हैं। यहां पे जिन्ना को बहुत ज्यादा मौका मिला। तो जिन्ना ने यहां पे, जब सारे कांग्रेस के लीडर को जेल में डाल दिया गया, तो जिन्ना ने यहां पे बातचीत शुरू की, ठीक है, कि कैसे पाकिस्तान होना चाहिए। फिर 1946 में दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान आया, ठीक है, और 1945 में इलेक्शंस भी हुए और इंटरिम गवर्नमेंट भी बनी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती थी और जवाहरलाल नेहरू ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई, लेकिन यहां पे मुस्लिम लीग को 75% वोट मिले। यानी कि मुस्लिमों ने यहां पे भर भर के वोट दिया है। जहां पे आपको 5% 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस में वोट मिले थे, आपको 1946 आते हैं 75%। 6 साल में बहुत मेहनत की जिन्ना ने। स्पीचेस में भर भर के इस्लामिक सिंबल्स हो गए, प्रॉफिट मोहम्मद हो गए, इन सब का यहां पे हम देखते हैं कि स्पीचेस में यहां पे कोट किया, सबको कोट किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे मुस्लिमों का एक तरीके से ब्रेन वॉश भी किया गया कि आप अगर भारत में रहेंगे तो भारत में आपके राइट्स को कोई भी नहीं देखने वाला। तो ये जो मुस्लिम जनता थी, भोली भाली, पढ़ी लिखी नहीं, क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस ज्यादा नहीं, और हिंदुओं के साथ भी यही था। लेकिन हिंदू, खैर भारत मतलब हिंदू का फिर अलग, यहां पे हम देखते हैं कि वो एक अलग पूरी कहानी चल रही थी, ठीक है। लेकिन अगर हम मुस्लिमों की बात करें तो यहां पे बरगलाने में कामयाब हो गए कि अलग नेशन लो, पाकिस्तान लो। अब यहां पे जनता जो है, मुस्लिम जनता, वो जिन्ना के साथ हो गया और उनको 75% वोट मिले। कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर हो गया। कैबिनेट मिशन प्लान आया। कैबिनेट मिशन प्लान में सबसे पहले तो पाकिस्तान, फुल फ्लेजेड पाकिस्तान को नकार दिया कि पाकिस्तान नहीं होगा। तो जिन्ना तो पहले ही बेफर गए, क्योंकि डेडलॉक क्रिएट हो गया था 1942 से लेकर 1946 तक। डेडलॉक क्रिएट हो गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस पाकिस्तान को मान ही नहीं रही थी कि हम पाकिस्तान बनाने ही नहीं देंगे, कुछ भी हो जाएगा, अलग देश नहीं बनेगा। लेकिन यहां पे जिन्ना अड़ गए कि पाकिस्तान बनेगा। तो यहां पे कैबिनेट मिशन प्लान पाकिस्तान को बिल्कुल हटा देता है। उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन प्लान ये भी बोलता है कि ग्रुपिंग्स की जाएगी ए बी सी पार्ट में, ठीक है, ए बी सी पार्ट में। अब इनमें प्रोविंसेस होंगे, ठीक है, और ये ज्योग्राफिकली सिमिलर एरियाज होंगे, और इन ग्रुपिंग्स का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, प्रोविंसेस का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और फिर दोनों मिलकर एक सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। कहने का मतलब क्या था कि कैबिनेट मिशन प्लान में सेंटर बड़ा वीक था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो बहुत ज्यादा वीक थी। ये किसी को भी मंजूर नहीं था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही नकार दिया, क्योंकि यहां पे पाकिस्तान को बिल्कुल मना कर दिया था कि पाकिस्तान नहीं बनेगा। फिर यहां पे गवर्नमेंट चेंज होती है, एटली गवर्नमेंट आती है। उसके बाद फिर एटली का मूड खराब हो जाता है, वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया होता है, और एटली बोलते हैं कि 1948 तक चाहे मुस्लिम लीग चाहे कांग्रेस जो भी सरकार बनाएगा, मैं उसको, जो भी जिसका भी सही प्रपोजल होगा, मैं उसको सरकार बनाने दूंगा, और फिर हम लोग बोरिया बिस्तर बांध के यहां से निकल जाएंगे। तो ये सब कुछ होता है दोस्तों। माउंट बैटन आते हैं, लॉर्ड माउंट बैटन बैटन आया, और फाइनली लॉर्ड माउंट बैटन का जून प्लान आया। और उस प्लान में यही था कि दो देश होंगे। इसका एक रीजन और भी था, क्योंकि जब कैबिनेट मिशन प्लान फेल होता है 1946 में, तब जिन्ना रुके नहीं और उन्होंने बोला, और उन्होंने फिर कम्युनल स्पीचेस देनी शुरू की, और फिर डायरेक्ट एक्शन डे हो गया, जिसको ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स भी बोला जाता है। ये ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स अगले 2 महीने में, ठीक है, अगस्त में पूरी चली है। और कैलकाटा में बहुत लोगों को मारा गया। 3 दिन कानून, सब, कोई पुलिस वाला, कुछ भी, कोई भी देखने वाला नहीं था।
और जिन्हें का इसमें बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। एक तरीके से ग्रीन सिग्नल था लोगों के लिए कि आप मार सकते हो। बड़ा खून खराबा हुआ, दंगे हुए। तब कांग्रेस को समझ में आया कि अब बंटवारा हो के ही रहेगा, क्योंकि जो मुस्लिम है अब वो अड़ गए थे। अभी तक तो जिन्ना अड़े थे, अब मुस्लिम अड़ गए थे कि हमको दूसरा देश चाहिए ही चाहिए। तभी तो इतनी किलिंग्स हुई, लाखों लाखों लोग मारे गए दोस्तों। बहुत ही खतरनाक कहानियां हैं। मैंने डायरेक्ट एक्शन डे पे पूरा सेपरेट लेक्चर लिया है। नोआखली रायट्स हुए और धीमे धीमे पूरे भारत में फैल गया। बिहार में दंगे हो गए, सेंट्रल इंडिया में दंगे हो गए, बड़ी दिक्कत हुई, ठीक है ना। तो मुस्लिम हिंदू सब मारे गए इसमें। और फिर कांग्रेस को यह पता चल गया कि अब बंटवारा होके ही रहेगा, क्योंकि गांधी जी को भी यह पता चल गया था कि अब कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि फिर माउंट बैटन प्लान है, जिसको जून प्लान और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें सीधा था कि दो देश होंगे, पाकिस्तान और भारत, और दोनों की अलग अलग कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। तो ये टू नेशन थ्योरी थी। 15 अगस्त आता है, 14 अगस्त पाकिस्तान आजाद, पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बना। बंगाल का जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था वो पाकिस्तान के पास गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो वेस्ट पाकिस्तान, जो पंजाब का पूरा एरिया था, सिंध का पूरा एरिया था, वो पाकिस्तान के पास गया। मुस्लिम मेजोरिटी थी यहाँ पे, और पाकिस्तान फिर फाइनली देश बनता है। 14 अगस्त को बड़ी खुशी का दिन था, 15 अगस्त को भारत की खुशी का दिन था। लेकिन चीजें यहाँ पे खत्म नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। अगले एक साल में बहुत कुछ करने की कोशिश की यहाँ पे जिन्ना ने, ठीक है। पावर अपने हाथ में भी लेने की जिन्ना ने कोशिश की। सारी चीजें हुई दोस्तों। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान भी गए मोहम्मद अली जिन्ना। 3 लाख लोगों का क्राउड था, और वहां पे जिन्ना ने ये बोला कि उर्दू जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। अब बंगाल में सब बंगाली बोलते थे, उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना ये कोई समझदारी का काम नहीं था। और यहां पे लोगों का मूड खराब हो गया। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1948 से लेकर 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान को अलग देश बनाओ, ठीक है, यहां पे मांगे उठने लगी। लेकिन फिर जिन्ना जिंदा नहीं रहे ज्यादा दिन। उनको टीबी था, और आपको बता दूं कि उनकी बीमारी की बात छुपाई गई। उनके फेफड़ों में चकत्ते पड़ गए थे, सिगार बहुत ज्यादा पीते थे, तो ट्यूबरक्लोसिस था और टीबी जो था, तो ये बात छुपाई गई। माउंट बैटन ने ये बोला था कि अगर मुझे पता होता कि जिन्ना बीमार है तो मैं बंटवारे को टाल देता, और कांग्रेस को भी अगर पता चल जाता तो इसको टाल देती, वो आजादी को टाल देती, तब भारत का बंटवारा ही नहीं होता। एक चीज समझिए दोस्तों, मुस्लिम लीग मतलब जिन्ना, जिन्ना ने ही बंटवारा कराया है भारत और पाकिस्तान का, पूरा श्रेय उनको जाता है। तो यहां पे अगर थोड़ा टाइम और मिल जाता, ठीक है, और 1948 में देहांत हो गया था जिन्ना का, तो उसके बाद अगर आजादी मिलती तो भारत का बंटवारा होता ही नहीं, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर सारी चीजों को कंट्रोल कर लेती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो ये बीमारी की बात छुपाई गई, ठीक है, कि किसी को भी पता ना चले। तो फिर हम ये देखते हैं कि 11 सितंबर 1948 को, ठीक है, 71 साल की उम्र में जिन्ना का देहांत, और बड़ी दर्दनाक मौत हुई थी इनकी, बहुत ही ज्यादा। बीच कराची, जब ये कराची एयरपोर्ट पे आए, इनको एम्बुलेंस में बिठाया गया। बीच सड़क पे ही इनके एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया। 2 नर्सेस थी, इनकी बहन थी, लेकिन उस समय बड़ी उमस भरी गर्मी थी कराची में, और बहुत ही दिक्कत थी, और इनके चेहरे पे मक्खियां भिनभिना रही थी, बड़ी बुरी कंडीशन हो गई थी। फिर 2 घंटे बाद मदद आई, लेकिन वो 2 घंटे 200 सालों के बराबर थे, ऐसा इनकी बहन बोलती है। उसके बाद मदद आई, हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन फिर जिन्ना बचे नहीं। तो सितंबर 1948, 11 सितंबर 1948 में जिन्ना का देहांत हुआ। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऑफेंड मत होइएगा, हिस्ट्री है, इतिहास है, देखिए आपको कितना कुछ पता चला। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री।